हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट पार्ट देखा था, उस लास्ट पार्ट में हमने जो लेसन स्टडी किया था, मतलब जो टॉपिक स्टडी किया था, उस लास्ट पार्ट में हमने ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का रिएक्शन देखा था हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड्स उन्होंने बनाए थे, उस कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज देखे थे कि किस प्रकार से वो 3 बॉन्ड बनाएगा, किस प्रकार से वो 5 बॉन्ड बनाएगा। आज इस पार्ट में हमको देखना है रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमको जो रिएक्शन देखना है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखना है, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स है, जो M हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, उनका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो वो 2 टाइप के मॉलिक्यूल बनाएंगे, या तो वो M2O3 बनाएंगे या तो वो M2O5 बनाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये M का मतलब क्या है। तो M का मतलब होता है ग्रुप नंबर 15 का कोई भी एक एलिमेंट जिसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, स्टीबाइन भी हो सकता है, या तो बिस्मथ भी हो सकता है। अब रही बात इस ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होने की वजह से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाना ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा, और क्योंकि इसका वैलेंसी जो है वो 2 है। अब रही बात M की, तो M जो है वो ग्रुप नंबर 15 में है, और ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है वो 2 टाइप का वैलेंसी शो करते हैं। एक होता है 3 और दूसरा होता है 5। मतलब या तो ये 3 बॉन्ड बनाएंगे या तो ये 5 बॉन्ड बनाएंगे। जब वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स, उस टाइम पे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और P के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो S के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पैड है, और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पैड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोन पैड। P के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे है? अनपैड। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि जो S के इलेक्ट्रॉन्स है वो किस प्रकार से है, और P के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे। तो S के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेड है, सॉरी पैड है, और P के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रहेंगे? अनपेड रहेंगे। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये अनपेड और पैड किस प्रकार से, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और P के पास 4 में से ये रहेगा पहला, ये रहेगा दूसरा, ये रहेगा तीसरा, और ये रहेगा चौथा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है, तो वो लोन पेयर का काम करेंगे। मतलब हर एक ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर होने चाहिए। साथ में इस P के पास देयर हैविंग 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कैन मेक ओनली 2 बॉन्ड्स। तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, और इसीलिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 कंसीडर किया हुआ है। रही बात ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की, तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में, ये जो है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, और ये एक्साइटेड स्टेट का है। ग्राउंड स्टेट में होता है S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P के पास रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। S के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी पेयर्ड है, जो लोन पेयर का काम करेंगे। P के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से ये 3 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है 3 बॉन्ड। तो ग्रुप नंबर 15 का जो एलिमेंट है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। इफ हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये जो S का इलेक्ट्रॉन है वो D में चले जाएगा। तो अब S के पास एक्साइटेड स्टेट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, P के पास 3 थे तो वो 3 एज इट इज रहेंगे, और D के पास बन जाएगा 1। तो ये यहाँ पे जो है ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे जो शो किया हुआ है ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 15 देयर हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे उसका वैलेंसी लिखा हुआ है 3। इन एक्साइटेड स्टेट
इट हैज़ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है उसका वैलेंसी जो रहेगा वो रहेगा 5। मतलब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स 3, 5 दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा तब ओनली p ऑर्बिटल यूज करेगा, लेकिन जब वो 5 बॉन्ड बनाएगा तब s भी यूज करेगा, p भी यूज करेगा और d भी यूज करेगा। हाइड्रोजन जो होता है उसके पास s ऑर्बिटल होता है, s का और d का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है और इसीलिए हाइड्रोजन के साथ ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स ने 3 ही बॉन्ड बनाए थे। ठीक है, मतलब ये 3 बॉन्ड भी बनाएगा, 5 बॉन्ड भी बनाएगा। ये मॉलिक्यूल हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रुप नंबर 15 का जो एलिमेंट है m, यहाँ पे जो m लिखा हुआ है उसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3 और एक लोन पेयर है, मतलब एक ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पे भी इस m के पास 1, 2, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, मतलब ये दोनों के दोनों जो ग्रुप नंबर 15 के जो m लिखे हुए हैं, m इज अ जनरल टर्म और m की जगह हम लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, स्टिबाइन इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे हर किसी ने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया है। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ m 2 है तो ये रहेगा m2 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 3 है तो ये रहेगा M2O3 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से। यहाँ पे देखेंगे मतलब अब इसने क्या किया है, 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर है। अब इस m के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 सिग्मा, 1 पाई, 2 सिग्मा एंड लोन पेयर। तो इस m के पास 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 रहेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। क्या होना चाहिए, sp2। हम इसकी बात करते हैं, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 5, मतलब सिंपल सी बात है ये कहाँ पे होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट में ही 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इस m ने 5 बॉन्ड बनाए। ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के लिए पॉसिबल है एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है और इसलिए ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बाकी जो 4 रिमेनिंग एलिमेंट्स है फॉस्फोरस से लेकर बिस्मथ तक, उनके लिए हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब अदर देन नाइट्रोजन हम बाकी के बारे में सोचते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में उनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो ये बॉन्ड भी 5 ही बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो इस m ने 1, 2, 3, 4 और 5 बॉन्ड बनाए। यहाँ पे भी इस m ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 5 बॉन्ड बनाए हैं और हर किसी ने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया हुआ है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, हर ऑक्सीजन ने 2-2 बॉन्ड बनाए। आप एक बार स्ट्रक्चर को वेरीफाई करके देख सकते हो कि उन्होंने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है कि सेटिस्फाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये रहेगा M2O5, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ M2O5। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन का रिएक्शन ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक रहेगा M2O3, एक रहेगा M2O5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ M2O3 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ M2O5। अब 5 बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड जब बनाए तब इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3। लोन पेयर तो है ही नहीं क्योंकि वो टूट गया एक्साइटेड स्टेट में जाने के टाइम पे। तो इस m के पास ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट के पास अब 5 बॉन्ड है और 5 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड है सिग्मा और 2 है पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे तो सिग्मा के हिसाब से जाएंगे तो इस m के पास ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होने के वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, sp2 रहेगा। तो M2O3 में और M2O5 दोनों में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो रहेगा उस सेंट्रल ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट का वो सेम ही रहेगा, sp2 एंड sp2।
ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ जब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट का रिएक्शन हमने किया था, वहां पे हमको 2 मॉलिक्यूल मिले, दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किए हैं। एक बात और, क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दोनों मॉलिक्यूल बनाएगा, एक ही बनाएगा? क्योंकि जब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल बनाएगा तब P के साथ ओवरलैप करना पड़ेगा, और इसके पास P ऑर्बिटल है, तो P और P का ओवरलैप पॉसिबल है, ठीक है। तो M2O3 बन जाएगा। M2O5 बनाने के लिए ऑक्सीजन जो रहेगा उसको S के साथ भी ओवरलैप करना पड़ेगा, P के साथ भी ओवरलैप करना पड़ेगा, D के साथ भी ओवरलैप करना पड़ेगा, और P जो होता है वो S के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, P के साथ भी कर सकता है, और D के साथ भी कर सकता है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो रहेंगे ये यहाँ पे पॉसिबल रहेंगे। सो बोथ मॉलिक्यूल्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रिएक्शन किया है ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के साथ, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। M2O3 is more ionic than M2O5, मतलब M2O3 का आयोनिक कैरेक्टर M2O5 से ज्यादा है। क्यों ऐसा हुआ होगा? Why it is possible? मतलब हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए? +5 आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट से ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +5, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3। अब +5 और +3, इसका मतलब सपोज हम यहाँ पे लेते हैं कि M जो है उस M के वैलेंस शेल में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जब हम यहाँ पे M+3 की बात करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। +5 का मतलब उसने वैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 0। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जितने कम होते हैं उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा उतना ही आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। कौन ज़्यादा होता है? सॉरी, जितना एक मिनट, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। +5 का मतलब होता है हमने वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन निकाली दिए। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फोरस देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है, और थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये न्यूट्रल का है। जब ये +3 में रहेगा तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2, यहाँ पे रहेंगे 8, और यहाँ पे रहेंगे 2। जब ये +5 में आएगा तब ये रहेगा 2 और ये रहेगा 8, ठीक है। तो ये 0 के लिए है, ये +3 के लिए है, और ये +5 के लिए है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं फॉस्फोरस का, मतलब बोल सकते हैं P2O3 इज मोर आयोनिक देन M2O5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फजान रूल पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, कि जितना कटायन का साइज छोटा होता है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा रहेगा, तो आयोनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। सॉरी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फजान रूल, जितना कटायन का साइज छोटा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतना डिस्टॉर्शन ज़्यादा, और जितना डिस्टॉर्शन ज़्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम। अब बात करते हैं यहाँ पे मेटल, मतलब ग्रुप नंबर 15 का जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और यहाँ पे रहेगा +5। इन दोनों मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही रहेगा,
ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे तो न्यूट्रल वाले में भी 3 शेल है, +3 वाले में भी 3 शेल है, लेकिन +5 में 2 ही शेल है, क्योंकि वैलेंस शेल के पांचों इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। तो +3 और +5 दोनों को कंपेयर करेंगे तो +5 में 2 शेल है और +3 में 3 शेल है। तो +5 में साइज छोटा रहेगा, +3 में साइज बड़ा रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो रहेगा ये इसके लिए एप्लीकेबल है, और ये +3 वाला जो रहेगा वो इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो +5 में 2 शेल है, +3 में 3 शेल है। तो +5 में 2 ही शेल है, तो उसका साइज जो रहेगा वो छोटा रहेगा, और जितना साइज छोटा होता है, अब देखो ऑक्सीजन और M में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पूरे टेबल में देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करते हैं तो ऑक्सीजन आता है सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, वो होता है कितना, 4.0। उसके बाद बाकी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो रहेगा वो रहेगा उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो फ्लोरीन जो के बाद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन पुल ही करेगा, तो ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव। तो इस एलिमेंट के ऊपर रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा निगेटिव, ये बन जाएगा अनायन और ये बन जाएगा कटायन। ठीक है, अब देखो दोनों में देखा तो M जो है वो कटायन बन गया। फजान रूल क्या बोलता है, कटायन का साइज जितना छोटा, देखो ये +3 वाला है, ये +5 वाला है, +5 वाले का कटायन का साइज छोटा है। कटायन का साइज जितना छोटा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतना डिस्टॉर्शन ज्यादा, उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। मतलब +5 में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा और +3 में कोवैलेंट कैरेक्टर कम रहेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर कम है मतलब आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है M2O3 इज मोर आयोनिक देन M2O5। नहीं समझा? तो यहाँ पे आता है फजान रूल जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया था। M2O3 इज लेस एसिडिक देन M2O5, मतलब M2O5 का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और M2O3 का एसिडिक कैरेक्टर कम है। क्यों वैसा हुआ होगा, सोच के बताओ। क्यों ऐसा है कि M2O5 का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और M2O3 का एसिडिक कैरेक्टर कम है। अब देखो ये M2O3 है मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये M2O5 है मतलब +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। +5 ऑक्सीडेशन नंबर में देखेंगे तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी नहीं के बराबर है, बहुत कम है। रिपीटिंग अगेन, M2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम M के जगह P लेके चल रहे, फॉस्फोरस लेके चल रहे। अब दूसरा कोई भी एलिमेंट लेके जा सकते हो अदर देन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से कंसेप्ट जब एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए अदर देन नाइट्रोजन हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो M2O3, M2O5, M is considered as a phosphorus, then ये बन जाएगा P2O3 and P2O5। इफ हम M2O3 लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके ठीक है, ओके हाँ ब्लैक ही हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूसरा कलर देख लेते हैं हम लोग जो इजीली दिख सकता है। ओके ठीक है, हाँ ठीक है।
तो ये है +3 वाला, और ये M2O5 जो है वो यहाँ पे है +5 वाला। क्लियर? हाँ। अब देखो, हम +5 में देखेंगे तो वैलेंस शेल में 0 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही शेल है ना इसके पास, तीसरा तो वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसको हम लोग वैलेंस शेल कंसीडर नहीं करेंगे। तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट कंप्लीट किया है, ये +5 वाले ने, मतलब इसने। तो जब इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम रहेगा। सही है ना? नहीं समझा? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होना। अब इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया है वैलेंस शेल में, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा, मतलब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटालिक कैरेक्टर कम शो करेगा। हम बात करते हैं M2O3 की, हम यहाँ पे जाते हैं। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इफ ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये M2O3 का जो M रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा टू मेंटेन द स्टेबिलिटी टू फुलफिल द ऑक्टेट रूल, इसका मतलब ये मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। तो हम बात करते हैं इन दोनों की, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, मतलब ये मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसका मेटालिक कैरेक्टर कम है। मेटालिक कैरेक्टर कैसे? इलेक्ट्रॉन लूज करने के टेंडेंसी से। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर कम है, क्योंकि इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। तो ये मान के चलते हैं कि M2O3 का जो M रहेगा वो मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। सही है? सो दिस इज मोर एसिडिक एंड दिस इज लेस एसिडिक। सही है? तो M+3 में लेस एसिडिक, सॉरी हाँ लेस मेटालिक। एक मिनट, ये कौन है? +3 है ना? हाँ, तो +3 वाला जो रहेगा वो मोर मेटालिक रहेगा, मतलब इसमें मेटालिक कैरेक्टर जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और इसमें मेटालिक कैरेक्टर कम रहेगा। ये भी मेटल ऑक्साइड है, इसको भी मेटल ऑक्साइड ही कंसीडर, मतलब ये मेटल ऑक्साइड रहेगा तो ये मेटल ऑक्साइड नहीं रहेगा। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इस M2O3 के मेटल M का और M2O5 के M में से M2O3 का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मेटालिक कैरेक्टर कम है। M का मतलब मेटल नहीं है, M का मतलब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स है। रिमाइंड करके दे रहा हूं मैं, M2O3 में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो लूज करना पसंद करेगा। वही M2O5 में मेटालिक कैरेक्टर बहुत कम है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो M2O3 का M जो है वो ज्यादा मेटालिक है कंपेयर टू दिस वन, और जितना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये जो है ये ज्यादा बेसिक रहेगा और ये कम बेसिक रहेगा। ये ज्यादा बेसिक रहेगा मतलब लेस एसिडिक रहेगा, और ये ज्यादा मतलब कम बेसिक रहेगा मतलब ज्यादा एसिडिक रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, और जितना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम। ठीक है, तो ये होता है इस M2O3 और M2O5 के बारे में। ठीक है, अब देखो ये जितने भी एलिमेंट्स है ये कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? ओके, ऑक्सीडेशन नंबर +1 में ये बनाएगा N2O, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन ही बनाता है। ये सब इन सब में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है,
तो ये बनेगा NO। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बनाएगा वो रहेगा N2O3, इस टाइप का। अब यहाँ पे देखो ये N2O3 है, तो यहाँ पे P2O3 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है P4O6। इसका मतलब होता है ये डाइमर फॉर्म में रहेगा। डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करेंगे। N2O3 का डाइमर क्या होगा, मतलब P2O3 का डाइमर क्या रहेगा P4O6, मतलब ये जो रहेगा ये डाइमर के फॉर्म में रहेगा। जैसे N2O3 है वैसे ही AS2O3 भी है और SbO3 भी है और यहाँ पे Bi2O3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑक्साइड्स है। तो कौन से एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड फॉर्म करेंगे ये यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑक्साइड्स है जो शो नहीं करते हैं, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी ऑक्साइड बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे नो ऑक्साइड, इनका उस ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई ऑक्साइड नहीं मिलेगा, ये इनके उस ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई ऑक्साइड नहीं मिलेगा। ये ठीक है, तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। तो हमको कितने डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड मिल सकते हैं, इनमें से हमको जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है वो है नाइट्रोजन फैमिली। तो इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे। P4O10 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। तो ये P4O10 जो होता है, मतलब ये P4O10 जो रहेगा ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होने की वजह से यहाँ पे O5 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे O10 आएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको थोड़ा सुधार लेना है। ठीक है, तो ये P4O10 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है और वाटर के साथ बॉन्ड बनाने का काम करता है। साथ में यहाँ पे एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। Sb का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर क्या करेगा, शो करेगा। अब बात आती है एम्फोटेरिक नेचर की, तो जनाब आली करके एक मैंने आपको ट्रिक बताया था, उस ट्रिक में ये बताया था कि ये Sb जो होता है सब एक नाम का वर्ड आया था, उस सब का मतलब होता है Sb, और Sb जो होता है उसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या करेगा, एम्फोटेरिक नेचर को क्या करेगा, शो करेगा। तो वो जो ट्रिक मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद रखने की, आप वहाँ पे एक बार कंफर्म करके देख लेना कि ये जो एंटीमनी है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये ऑक्सीजन जो रहेगा उसके साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद किस प्रकार से कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इस नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक बॉन्ड जो रहेगा ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसका स्ट्रक्चर रहेगा, N2O का। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, NO का। अब आप देखोगे तो NO के पास ये लोन पेयर है, ये अनपेड है। ऑक्सीजन के पास ये रहेगा लोन पेयर और ये रहेगा लोन पेयर। तो ऑक्सीजन ने अपने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये NO जो होता है तो इसके पास का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे NO के नाइट्रोजन के पास के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और वो बनाता है N2O2। यहाँ पे देखेंगे तो N2O3 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे NO2 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। NO इज अ पैरामैग्नेटिक, क्योंकि NO के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जिनके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हम उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले 2 मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनके पास का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो पेड बन जाएगा, और जब यह पेड बन जाएगा तो किसी प्रकार का कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये कौन सा नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक नेचर क्या करेगा, शो करेगा।
यहाँ पे एक और ऑक्साइड दिखाया हुआ है नाइट्रोजन का, इट इज N2O4, ये उनका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन का लोन पेयर है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है कि किस प्रकार से वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी मैंने मार्क किया हुआ है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, क्योंकि नाइट्रोजन जो रहेगा उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड को शो किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है।